जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमेशा की तरह हमारे शो पर मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान पीवीआर नरसिम्हा राव जी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजर .org उनकी वेबसाइट है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजर है, देश और दुनिया भर में जाने माने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, जय हिंद। सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे और मैंने सारे के सारे कोशिश की है कि नोट करूं और आपसे उन सारे सवालों के जवाब दूं। तो कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा आज के इस प्रोग्राम में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो जिस तरह के ट्रेंडिंग हालात बने हुए हैं, बहुत सारा कुछ हम देश में देख रहे हैं, चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अमेरिका को लेकर लोगों को के मन में बड़े सवाल हैं, क्योंकि अमेरिका की हम इकोनॉमी को देखें, डॉलर को देखें, और प्लस वेस्ट एशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखें। आपको यूएसए का क्या भविष्य नजर आता है, चाहे डॉलर हो या ओवरऑल फ्यूचर ऑफ अमेरिका? मेरे मेरे हिसाब से आने वाले साल तक यूएस का जो यूएस डॉलर की जो मजबूती है वो हम्म, वो उसी तरह रहेगा। यूएस हम्म, डॉलर मजबूत बनता रहेगा आने वाले साल हम्म, तक। जैसे हम्म, मैंने पहले भी कह चुका हूँ पिछले वीडियो में चीन और यूएस के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, यूएस उसे एस्केलेट कर रहा है, मगर चीन बैक सीट लेके सिर्फ सिर्फ देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हम्म। करना तो 2027 के अंत में शुरू होगा। इसलिए तब ओके। तक जो भी यूएस के मिसएडवेंचर्स हैं वेस्ट एशिया में, ये सब इन द एंड दे विल ऑल वर्कआउट फॉर द यूएस। और यूएस डॉलर जो है उसकी मजबूती उसी तरह रहेगी। और शायद डॉलर और रुपये का जो कन्वर्शन रेट है वो अभी बढ़ रहा है, और शायद और भी बढ़ जाएगा एक एक और साल तक, शायद 15 महीनों तक। मगर ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है। लॉन्ग टर्म को देखेंगे तो जो भी ये दुस्साहस यूएस से हो रहा है सारी दुनिया में, इसका मुंह तोड़ जवाब चीन से मिलेगा। 2027 अंत से शुरू होके 2029 तक का जो समय है, वहाँ चीन चुप नहीं बैठेगा। अभी चुप बैठ के ये देख रहा है कि यूएस कितने कितने कितना कर सकता है। वो देखने के लिए वो सिर्फ बैक सीट लेके बैठा हुआ है चीन, मगर कुछ करेगा चीन। इसलिए ये जो भी यूएस और चीन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, इसका असर वो दुनिया के सारे इकॉनमी पर पड़ेगा, और पर्टिकुलरली यूएस डॉलर पे भी पड़ेगा। मगर गिरने से पहले यूएस डॉलर और बढ़ता जाएगा, शायद 12 या 15 महीनों तक। ओके। और तो अब हम थोड़ा सा देश में अपने वापस आ जाते हैं। और हमारे देश हाँ, में इतना कुछ चल रहा है कि हम किसी भी स्टेट में चले जाएं तो हमें बहुत सारा कुछ आज के लिए मसाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले अन्नामलाई से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन रिजल्ट्स आए, उसके बाद ही जो है, हालांकि वहां पे यही लग रहा था कि कैसे सरकार बनेगी, लेकिन अन्नामलाई ने एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया और बीजेपी से उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया। कितने ही सारे लोग अन्ना के साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं उस मूवमेंट पे। क्या लग रहा है आपको, अन्ना मलाई का जो ये मूवमेंट है कितना बड़ा होने वाला है? क्या बदलाव और क्या भविष्य अन्ना मलाई का नजर आता ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये अनामलय जो हैं, ये है? मैं कई साल पहले कह चुका हूँ कि 2020s के अंत में या 2030s के शुरू में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं रहेगा जी, आपने पहले अगर हमारे प्रोग्राम पे भी बोला था। जी। हाँ, आपके प्रोग्राम में भी बोला था, ये प्रधानमंत्री भी बनने की काबिलियत रखने वाले आदमी हैं, शायद बन सकते हैं। उनकी कुंडली हम्म, इतना इतना पावरफुल है, वो हम्म, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो ज़रूर बनेंगे, और सारे दक्षिण भारत में एक बड़े नेता बनेंगे। हम्म, और जो भी उन्होंने शुरू किया है, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। मगर 2027 के मध्य तक उनका एवरेज समय है, मगर हम्म, 2020 से मिड 2027 से लेके उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 10-15 साल तक वो आगे बढ़ते जाएंगे। और एक बात है, इस इलेक्शन हम्म, में जो बीजेपी ने किया है, लोग समझते हैं कि अन्नामलाई जी और बीजेपी के बीच में कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। मगर मेरा कैलकुलेशन ये है कि ये सब सोचा सोचा हुआ एक बड़ा स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है।
शायद बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप ने ये कैलकुलेट किया है कि अगर अन्नामलई भाजपा की ओर से लड़ते हैं तो शायद एक सीलिंग है, इतने परसेंटेज से ज़्यादा नहीं पा सकते हैं, मगर एक तमिल नाम से अलग पहचान से वो लड़ते हैं तो वो शायद उनका सीलिंग बढ़ सकता है और फिर भी वो एनडीए के पार्टनर रह सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिग कॉर्पोरेट्स में ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में एक बड़ा एग्जीक्यूटिव कंपनी को छोड़ के एक स्टार्टअप शुरू करता है और वो क्योंकि वो ये नए टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहता है और बड़े कंपनीज में कुछ इनर्शिया होती है और उस नए टेक्नोलॉजी पे फोकस करके एक अच्छा कंपनी खड़ा करने के बाद वो मिल जाता है, उसे एक्वायर करता है ओरिजिनल कंपनी जिससे वो एग्जीक्यूटिव है। ये उस तरह का मामला है मेरे मेरे कैलकुलेशन से। मुझे ये मालूम नहीं कि क्या ये सोचा समझा हुआ पहले से सेम पेज पे हैं अन्नामलई जी और अमित शाह जी या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मगर शायद उनका सोच एक दिशा में थी और अंत में मुझे लगता है कि वो अलाइन्ड हैं या अलाइन्ड रहेंगे वेरी वेरी सून। और जो भी भाजपा है, वो भाजपा को नहीं छोड़े, भाजपा को कमज़ोर नहीं बनाएँगे। सेंट्रल लीडरशिप भाजपा को भी मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे, मगर तमिलनाडु भाजपा और अन्नामलई जी की नई पार्टी, इनमें से जो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा वो एनडीए का पार्टनर रहेगा। जैसे एडीएमके के साथ समझौता किया था पिछले इलेक्शन में, उसी तरह अन्नामलई जी के पार्टी के साथ समझौता करेगा भाजपा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए लोगों को जो भाजपा के सपोर्टर हैं, उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए अन्नामलई जी से और अन्नामलई जी के जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें भाजपा से रूठ जाना नहीं चाहिए। सोचिए कि ये ये घर से अलग जाके घर का बड़ा बेटा घर से अलग जाके अपना कारोबार खड़ा कर रहा है और मतलब वो विस्तार घर कर का रहे हैं कारोबार का, ये कह सकते हैं। कारोबार का विस्तार कर रहा है और ये स्ट्रैटेजी तभी वर्क करेगा जब उनका अलग-सा पहचान होगा, जो नया द्रविडियन पहचान होगा हुँ, और तमिल लोगों को पसंद आएगा। इसलिए भाजपा उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, उन्हें पूरी आज़ादी दे दे देंगे क्योंकि अगर वो भाजपा के हिस्से रहते हैं तो कुछ संयम रखना पड़ता है, थोड़े कंस्ट्रेंट्स बिल्कुल, रहते हैं उन पे। अब बिल्कुल। आज़ादी के साथ वो फंक्शन कर सकते हैं और एक बात है, पिछले इलेक्शन में शायद लोगों को लगता है कि भाजपा ने गलती की, टीवी के पावर में आ गई, मगर अगर वो नहीं करते हैं, अगर अलग से फाइट करते हैं जैसे अण्णामलई जी चाहते थे, तो ज़रूर डीएमके पावर में रहता। अब डीएमके कमज़ोर बन गया और हुँ, एडीएमके तो खत्म हो गया है, खत्म होगा। वेरी जी, सून वो खत्म होगा, इसलिए आने वाले इलेक्शन में ये फाइट होगा एनडीए और टीवीके और डीएमके के बीच है। और अगर अन्नामलई जी पार्टी को मजबूत बनाएँगे तो टीवीके और डीएमके नॉन सनातन वोट्स को स्प्लिट कर लेंगे। इसलिए हुँ, एनडीए के लिए अच्छा चांस बनता है। इसलिए जो भी हुआ, हो रहा है अच्छे और के होने लिए। वाला है, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, सोचा समझा हुँ, हुआ। अन्नामलई जी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हैं, अमित शाह बहुत ही एब्सोल्यूटली, इंटेलिजेंट आदमी हैं, दोनों मूर्ख नहीं हैं, ये सोचा समझा बिल्कुल। हुआ स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। और कॉकरोच जनता पार्टी भी मतलब हमने देखा कि बंगाल इलेक्शंस के बाद में और तमिल और ये हमारे 5 राज्यों में उसके बाद में काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं कि हलचल जो है वो बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक मीम के जैसे सोशल मीडिया पे आया और अब भारत में अभी जीत-जीत के अमेरिका से पहुँच चुके हैं। लेकिन जो हाइप सोशल मीडिया पे थी, वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आई। आपको क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य नज़र आया? हालाँकि हमको पता है कि ये टूल किट है भारत में regime चेंज कराने का एक और बार फिर से ट्रायल है। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? कितना इफेक्ट और क्या भविष्य कॉकरोच जनता पार्टी का? ग्रह नक्षत्र ये कहते हैं कि क्योंकि भारत की कुंडली में अष्टम राहु अभी चल रहा है, दिसंबर तक चलता रहेगा अष्टम राहु। और जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, राहु भारत की कुंडली में मारक जो मंगल है, उसे एग्जैक्ट दृष्टि से देखेगा शायद जुलाई के मध्य में। इसलिए आने वाले 2-3 महीने थोड़े थोड़े क्रूशल है भारत के लिए। ये जो भी भारत को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश रहेगी बाहर से, ये जो भी साजिश रहेगी, इस टूल किट का इस्तेमाल करके, जो भी
फ़ॉर्मूला यूज़ किया गया था बांग्लादेश में या नेपाल में, उसे भारत में भी उसे इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए जो भी कोशिश चालू रहेगी, उसका पीक आपको जुलाई में देखने को नज़र आएगा शायद। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता है, भारत की कुंडली, भारत की दशाओं को और भारत के सारे गोचारों को और मोदी जी की कुंडली को देख के मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ सफल रहेगा। ये बिल्कुल कामयाब नहीं रहेगा, मगर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ जब वो जंतर-मंतर में वो गैदरिंग हुआ था, कई कई लोग नहीं थे, मगर इसे हल्के में नहीं लेने का, क्योंकि इस मूवमेंट के पीछे बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े ताकतें हैं इस हुँ, मूवमेंट के पीछे। इसलिए वो अगर ये नहीं वर्क किया तो और कुछ सोचेंगे, मगर आने वाले 3 महीने तक अलर्ट रहना पड़ेगा, मगर उसके बाद ये फिज़ल आउट हो जाएगा और दिसंबर तक तो ये बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, मगर कुछ नहीं होगा। ये जी। विफल रहेगा। जी, तो वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है और वेस्ट बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद ही हमने देखा कि टीएमसी में जो है वो 2 फाड़ होने लगी। कुछ लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ एमएलए और एमपी इधर और ये सारी चीज़ें। साथ ही जितने भी टीएमसी वर्कर, पॉलिटिशियंस, नेता सबके जो काले कारनामे थे वो भी बाहर आ रहे हैं। हाँ। तो ममता दीदी, उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी सबके ऊपर। तो अभी यहाँ से टीएमसी का क्या आपको भविष्य नज़र आता है और क्या ममता दीदी भी अब केजरीवाल की तरह जेल जाएँगी? ममता दीदी की जेल जाने की संभावना बिल्कुल है, उनकी कुंडली में ये पॉसिबिलिटी है आने वाले 2 सालों में। और एक बात है कि रही बात उनकी उनके राजनैतिक जीवन की, वो हुँ, खत्म हो गई है। मैंने 5 साल पहले कहा था कि ममता जी जीतेंगी 2021 में और 2026 में हार जाएँगी और उसके बाद खेल खत्म उनके लिए। और जो भी इस चुनाव का नतीजा हुआ है, वो उनके उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त कर देगी और टीएमसी अभी कुछ टुकड़ों में बँटा है और कुछ हो जाएगा टीएमसी के साथ। ये बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, मगर ऐसा होगा कि आने वाले 5 सालों में टीएमसी के कुछ टुकड़े इकट्ठे होके कुछ और नेता के नेतृत्व में एक विपक्ष बन जाएगा। भाजपा के लिए आने वाले चुनाव में बड़ा विपक्ष टीएमसी और कुछ कांग्रेस के लोग, कुछ कम्युनिस्ट लोग, ये सब मिलके ये विपक्ष खड़ा होगा। मगर भाजपा भाजपा की जो मजबूती है, वो बढ़ता जाएगा पश्चिम बंगाल में। भाजपा का रूल शायद 1 या 2 टर्म्स तक भाजपा का रूल रहेगा, मगर ममता दीदी फिर वापस आने की कोई संभावना नहीं है। उनका उनका पॉलिटिकल करियर तो खत्म हो गया है। ओके। और टीएमसी का भविष्य, टीएमसी रहेगी क्योंकि उसमें चुनाव चिन्ह और इस सब को लेकर तो पार्टी के इस सब को लेकर भी चल रहा है। मुझे लगता है कि टीएमसी रहेगा, मगर एक नए पहचान के साथ। ये बिल्कुल ममता जी का पार्टी नहीं रहेगा, या और नया पार्टी रहेगा और इसमें लोग रहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी से, कांग्रेस से और जो पिछले का टीएमसी था उससे कुछ लोग रहेंगे। हाँ, ये नया पार्टी होगा, ये नया पार्टी जो नाम है टीएमसी, उसका कुछ पहचान है, इसलिए वो नाम रख सकते हैं। मगर बॉटम लाइन ये है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी रहेगा आने वाले हुँ, सालों में और नंबर 2 पार्टी अभी बनने वाला है। वो ओके। टीएमसी के कुछ जो भी रह गया है, उस रेसिड्यू से वो पार्टी बन जाएगा। मगर वो बिल्कुल आज के टीएमसी से कोई सिमिलैरिटी नहीं रहेगा। ममता जी तो सीट पे नहीं रहेंगी। जी। तो हमने जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे देखे, कई सारे राज्यों में मतलब चौंका देने वाला है। वेस्ट बंगाल के बाद अगर तमिलनाडु की बात करते हैं, तो काफ़ी चौंका देने वाले नतीजे वहाँ के भी आए। टीवीके जो सिर्फ़ 2 साल पुरानी पार्टी थी, हालाँकि हाँ, विजय एक पॉपुलर एक्टर हैं, सोचा था कुछ नंबर्स ऑफ सीट ले आएँगे, लेकिन एक सरप्राइज़िंग नंबर्स के साथ वो वहाँ पर आए और उन्होंने जो पुरानी द्रविडियन पार्टियाँ थी, उनको एकदम पीछे कर दिया। तो हाँ। अभी विजय की लीडरशिप में तमिलनाडु क्या स्टेबल रहेगा? साथ ही साथ विजय खुद कितना टिक पाएँगे तमिलनाडु में? क्योंकि मिला-जुला के उन्होंने सरकार बनाई है और जिस तरह का हम सब जानते हैं। टीवीके की कुंडली और उनकी कुंडली को देख के
और उनके प्रमाण स्वीकार की कुंडली को देख के मेरी गणना ये है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाले हैं। उनका जो सरकार है वो और मजबूत बन जाएगा 2026 में आने वाले महीनों में, मगर 2027 में अस्थिरता की संभावना है। वो 2027 फरवरी के बाद उस सरकार के लिए मार्गदशा आ रही है और पर्टिकुलरली 2027 जून-जुलाई के बाद बहुत खतरनाक समय है। इसलिए मुझे लगता है कि 2027 के दूसरे हाफ में ये सरकार गिर सकता है। अगर रही तो 2028 के अंत में या 2029 के शुरू में ये फिर से गिर सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है। उस इस कुंडली में लग्नेश चंद्र जो है वो अष्टम में है, राहु के साथ है, इसलिए ये सरकार 5 साल चलने वाला सरकार बिल्कुल नहीं है। ये सरकार तो गिर जाएगा और शायद आने वाले 3-4 सालों में हमें 2 इस सरकार के गिरने के बाद और सरकार बन सकता है और वो भी गिर सकता है और तब चुनाव हो सकते हैं, तब कुछ स्थिरता आ सकती है तमिलनाडु में। इसलिए तमिलनाडु के लिए बहुत अस्थिरता का समय है और जैसे मैंने पहले कहा है, टीवीके विजय जी की कुंडली और टीवीके के कुंडली से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत देर तक रहने वाला पार्टी है, ये अभी मिटने वाला नहीं है और मैं बिल्कुल ये बिलीव नहीं करता हूँ कि ये पार्टी इसलिए जीता है कि विजय एक मशहूर एक्टर हैं। ये एक वजह है, मगर बड़ा वजह ये है कि बड़ी ताकतें उनके पीछे हैं। जो भी बाहर का डीप स्टेट है, जो द्रविडियन पार्टीज़ को यूज़ करके भारत को कुछ डिस्टेबलाइज़ करने के लिए डीएमके को अपना अपना मेन प्लेयर बना दिया था, वो शायद तंग आ चुके थे, डीएमके के स्ट्रैटेजिस्ट थे स्टालिन जी और उदयनिधि स्टालिन जी से तंग आ चुके थे। वो मूव ऑन कर गए, डीएमके से वो टीवीके तक मूव ऑन कर गए और विजय जी को अपना अगला पान बेसिकली अपना नए ड्रामा का हीरो बेसिकली टीवीके को पहचान लिया था। इसलिए वो जो डीप स्टेट है उसके सपोर्ट के कारण वो जीत गए, सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बड़े एक्टर हैं। बड़ा एक्टर था, ये यूज़ आया, मगर मेन रीज़न ये है कि डीप स्टेट हैज़ मूव्ड ऑन डीएमके से, वो टीवीके तक मूव ऑन कर चुके तो थे। ओके। आने वाले इलेक्शन में डीएमके और कमज़ोर हो जाएगा। द फाइट विल बी बिटवीन डीएमके के बीच में, टीवीके के बीच में और एनडीए के बीच में ये फाइट होगा और तब तक एनडीए और मजबूत बन जाएगा। ये थ्री वे फाइट रहेगा। अभी यूपी इलेक्शन 2027 में होने थे, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि नवंबर-दिसंबर 2026 में ही यूपी इलेक्शंस हो जाएंगे। तो यूपी में किस तरह के हालात रहेंगे? क्या ग्रह नक्षत्र कहता है? योगी जी वापस आएंगे, बीजेपी वापस आएगी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है और वो खुद रेलेवेंट रहेंगे नहीं रहेंगे? क्या देख पा रहे हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? मेरा बेस्ट असेसमेंट यह है कि अखिलेश सिंह जी हार जाएंगे, मगर इतना पिटेंगे नहीं जैसे ममता जी के साथ हुआ था या स्टालिन जी के साथ हुआ था। ऐसा ऐसा खराब रिजल्ट नहीं आएगा उनके लिए। वो और ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि अखिलेश जी का समय एक्चुअली डिसेंट है। इस साल के अंत में और आने वाले साल में उसका उनका उनका समय डिसेंट है, मगर योगी जी का समय उससे भी बढ़ के बहुत ही मजबूत है। इसलिए रिलेटिवली वो हार जाएँगे, योगी जी जीत जाएँगे, मगर वो फिर भी रेलेवेंट रहेंगे। ममता जैसे टीएमसी के साथ हो रहा है, वैसे वो पार्टी 2 इतने इतने टर्म बेसिकली आउट ऑफ पावर रह के भी वो रेलेवेंट रहेंगे कुछ साल तक। सो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त होने वाला है, जैसे मैं ममता जी के बारे में कहा था, वैसा नहीं होगा अखिलेश जी के साथ, मगर वो हार जाएँगे, योगी जी बिल्कुल वापस वापस आ जाएँगे। मगर मुझे ऐसा भी लगता है कि योगी जी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ ले जाने का थॉट शायद कुछ महीनों से या 1 या 2 साल से उनके मन में है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उनके मन में है, मगर वो शायद इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला यूपी इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चुनाव में जीत जाना भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर योगी जी वहाँ हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है, इसलिए
उस इलेक्शन तक उन्हें वहाँ रखेंगे। मगर इलेक्शन के कुछ महीनों के बाद मुझे लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाएँगे। जी, ओके। तो योगी जी केंद्र में जाएँगे, फिर केंद्र सरकार में। कोई और कोई किसी और चेहरे को पहचानना होगा, मगर वो इलेक्शन के कुछ महीनों के बाद करेंगे क्योंकि हुँ, कुछ कुछ साल रहेंगे उनके पास अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हुँ, और आने वाले चुनाव में 2031 या 2032 में आने वाले चुनाव में भाजपा को लीड करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना होगा, इसलिए उनके पास समय होगा। जी। अच्छा, यूपी के साथ-साथ पंजाब में भी इलेक्शंस हैं। हाँ। पंजाब में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी और जो कैप्टन अमरिंदर हैं, क्या वो बीजेपी में आएँगे या कांग्रेस में वापस चले जाएँगे? क्या आपको पंजाब में हालात नज़र आ रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर जी जो हैं, उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकूँगा। मगर मुझे लगता है कि भाजपा के लिए अच्छा समय है हुँ, और मगर मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार बना पाएँगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनका अच्छा समय अगस्त में शुरू होने वाला है, अगस्त हुँ, 2026 में। पिछले कुछ साल उनके लिए बहुत बुरे थे। हुँ, और जब मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि वो जेल जाएँगे और दिल्ली में हार हुँ, जाएँगे, हुँ, 2021 में जब मैंने प्रेडिक्ट किया था, तब मैंने ये भी कहा था कि 2026, 2027 में वापस आ जाएँगे। और ये अगस्त 2026 के बाद आने वाला साल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपने राजनैतिक जीवन जीवन जो ऐसा दिख रहा था कि वो खत्म हो गया है, उसे फिर से वो खड़ा कर सकते हैं और फिर से रेलेवेंट बन सकते हैं नेशनल सीन पे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इलेक्शन आप और भाजपा के बीच में रहेगा। ये दोनों बट अब तो ओपिनियन पोल्स के हिसाब से बीजेपी बहुत ही पीछे है और ये कांग्रेस बहुत ही आगे है। मगर मुझे लगता है कि आप शायद जीत जाएगा। आप शायद सरकार बनाएगा, तभी तो केजरीवाल के लिए जो अच्छा साल है, वो वो एडप्ट कर सकता है। इसलिए शायद वो जीत जाएँगे, नहीं तो अगर हार भी जाएँ तो रिस्पेक्टफुल टैली से हार जाएँगे और एक एक मजबूत विपक्ष बन जाएँगे। इसलिए जीत जाएँगे या मजबूत विपक्ष बन जाएँगे, ये आपके बारे में मैं कह सकता हूँ। मगर जो पिछला पिछला सरकार बना था, उस सरकार के प्रमाण स्वीकार की जो कुंडली है, उससे उसके वार्षिक चक्र को देख के मुझे नहीं लगता है कि जो भगवंत मान हैं, वो टिक पाएँगे। इसलिए मुझे लगता है कि शायद आप फिर से जीत जाएगा मगर बदलाव रहेगा मुख्यमंत्री के पोज़ीशन में और कोई नया चेहरा आ जाएगा मुख्यमंत्री के स्थान में। हू नोज़ अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं, वो मैं पंजाब के यही पूछने मुख्यमंत्री बन वाली सकते थी कि हैं। क्या केजरीवाल हो सकते हैं वो चेहरा? वो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो वो विपक्ष के नेता बनेंगे और मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का सरकार आएगा, शायद तब वो भाजपा होगा। मगर ये इलेक्शन भाजपा और आपके बीच में ये नेक एंड नेक चलेगा, ऐसा मुझे लगता है और आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेने का। लोगों को हुँ, शायद सोशल मीडिया देख के ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बदनाम हो चुके हैं और उनका सब खत्म हो गया है। मगर ज्योतिष के हिसाब से तो बिल्कुल उनका राजनीतिक जीवन खत्म नहीं हुआ है और फिर से वो रिसरेक्ट करने वाले हैं आने वाले साल में, इसलिए हल्के से मत लेना भाजपा। ओके। दर्शकों का एक सवाल था, वो ये कि कैलाश मानसरोवर कब आएगा हमारे पास? ये बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए एक्यूरेटली आंसर करना, मगर ये एक भारत की कुंडली में ये दिखता है कि अ, लेट 20s में कुछ हुँ, कुछ 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 प्लेसेस जो भारत में अभी नहीं हैं, वो भारत में मिल सकते हैं लेट 20s में और 2030s में तो बहुत बदलाव आएगा। दुनिया का मैप बहुत ही जो जो नक्शा है दुनिया का वो बहुत बदल जाएगा और बड़े युद्ध होंगे और जो भी कोल्ड वॉर है चीन और यूएस के बीच में ये एक रियल वॉर बन जाएगा और भारत भी थोड़ा इन्वॉल्व रहेगा। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान के टुकड़े और कुछ बांग्लादेश के टुकड़े और शायद कैलाश मानसरोवर भी तब भारत में मिल सकता है। मगर का भारत का जो अभी मैप है वो ज़रूर बढ़ जाएगा 2030s में। ये
लेट 2020s में शुरू होगा, मगर ये 2030s में, 2030 से लेके 2036 तक ये एक्चुअली बन जाएगा। इसलिए शायद अगर मैं गेस करूँ तो मैं शायद कहूँगा कि अर्ली 2030s में ये हो जाएगा। ओके, तो मतलब थोड़ा देर ही सही, बट कैलाश मानसरोवर भारत को मिल जाएगा, बिल्कुल आ क्योंकि सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दर्शकों को बहुत चिंता रहती है, कश्मीर कब आएगा, कैलाश कश्मीर मानसरोवर शायद कब पहले आ आएगा। जाएगा, कश्मीर पहले आ जाएगा उससे। तो मतलब 30s तक हमारे पास पीओजेके और कैलाश मानसरोवर दोनों आ जाएंगे। वैसा लगता है मुझे। जी। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है, सीबीडीसी, रूपी और ये सारा कुछ हम काफी कुछ देख रहे हैं, और अभी पिछले दिनों रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि जो 500 रुपीज हैं वो भी डिमोनेटाइज हो सकते हैं, करेंसी भारत में प्लास्टिक नोट्स आ जाएंगे, ये सारा कुछ चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये सारा कुछ कितनी जल्दी हो पाएगा, और क्या आपको लग रहा है कि ये इससे क्या बदलाव भारत की इकोनॉमी पे हम देख पाएंगे? अगर मोदी जी का जो 2024 जून का जो प्रमाण स्वीकार रहा, उसकी कुंडली के देखेंगे, उसकी कुंडली 5 साल तक वो एक्टिव है, इसलिए दशाओं को 5 साल कंप्रेस करके हम देख सकते हैं, क्या हो सकता है कब। उसके हिसाब से जो होरा कुंडली है, जो फाइनेंसेस को, इकोनॉमी को दिखाता है, उसमें लग्नेश बुध बहुत ही स्ट्रांग है, वो लग्न में है, इसलिए बहुत सारे बदलाव, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और बदलाव, और देश को भ्रष्टाचार से विमुक्त करने के लिए कुछ इनोवेटिव चेंजेस आ सकते हैं बुध की दशा में, और वो हम्म, शुरू हो रहा है इस सितंबर में, सितंबर 2026 से लेके अगस्त 2027 तक का जो समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है भारत के आर्थिक व्यवस्था के लिए, और शायद इसी समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है, वो अस्त-व्यस्त रहेगा। इस समय में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी अस्थिरता रहेगी, इसलिए ये शायद अच्छा मौका है भारत के लिए कुछ रिफ़ॉर्म्स को लाने की। एग्ज़ैक्टली वो रिफ़ॉर्म्स क्या होंगे, जैसे आपने बताया, वो ई रूपी को लेके होगा या कुछ 500 रूपी नोट का डिमोनेटाइज़ेशन होगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े महत्वपूर्ण रिफ़ॉर्म जो भारत को बहुत आगे ले जाएँगे आने वाले सालों में, मगर बिगिनिंग में ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं, मगर अंत में ये भारत के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ऐसे रिफ़ॉर्म्स सितंबर से लेके 11 महीने के वक़्त में आ सकते हैं। ये बहुत ही कंड्यूसिव टाइम है। कमिंग सितंबर हाँ, का 2026। 2026 सितंबर से लेके अगस्त 2027 तक का जो समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और रिफ़ॉर्म्स के लिए। ओके। तो जितने भी दर्शकों के सवाल थे, मैंने कोशिश की कि सभी सवाल मैं आपसे पूछूं, और आपने इतने छोटे समय में सभी सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नरसिम्हा राव जी, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंबर जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम।